कि अगर आपने लेंस को कट किया तो दो तरीके से हम इसे कट कर सकते हैं, या तो हम इसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे या फिर वर्टिकली हम इसे कट करेंगे। जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो रोटेट करती है, उस पर एक टॉर्क लगता है। जो इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक को हम रखते हैं ताकि कैपेसिटेंस बढ़ सके। तो जो वोल्टेज है वो तो हर जगह कांस्टेंट है, चेंज इन वोल्टेज जीरो है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं तो फोर्स नहीं लगता है, टॉर्क लगता है। अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो वहां पर इंटेंसिटी चेंज होती है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले फिजिक्स की फाइनल रिवीजन। आपके एग्जाम्स बहुत कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम में और ज़रूरत है एक फाइनल रिवीजन की, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं विथ क्विक रिकैप। तो फटाफट से शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट वो है कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ कहता है कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर कांस्टेंट लगता है के, जिसे हम कूलोम्स कांस्टेंट कहते हैं। तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ पर के क्या है, कूलोम्स कांस्टेंट है। और अगर हम बात करें सेकेंड टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला होता है इक्विटोरियल पॉइंट पर, दूसरा होता है एक्सियल पॉइंट पर। तो इक्विटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है Kp बाय आर क्यूब। वहीं अगर हम एक्सियल की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2Kp बाय आर क्यूब। ठीक है, यानी कि ई एक्सियल इक्वल होता है 2 ई इक्विटोरियल के। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। एक डाइपोल है, उस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं तो फोर्स नहीं लगता है, टॉर्क लगता है। और वो क्या होता है, पी साइन थीटा के इक्वल होता है। पी क्रॉस ई भी हम इसे लिख सकते हैं। अगर हम बात करें गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो गॉसेस लॉ सिंपल सी बात कहता है कि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत याद रखने वाली चीज है कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होना चाहिए, यानी कि सरफेस से बाहर अगर चार्ज है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्लक्स इक्वल होगा Q/ε0। इसके बाद अगर हम बात करें पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसका क्या मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल इक्वल होता है Kp कोस थीटा बाय आर स्क्वेयर, जहां पर के कांस्टेंट है, P डाइपोल मोमेंट है, कोस थीटा एंगल है, और यहाँ पर आर स्क्वेयर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर कोस थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ यानी कि इक्विटोरियल पॉइंट पर, तो कोस 90 जीरो होता है। तो यहाँ पर वी भी जीरो होगा इक्विटोरियल पॉइंट पर, और एक्सियल पॉइंट पर कोस 0 डिग्री 1 होता है, इनकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम बात करें इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, तो इनकी एप्लीकेशन से सवाल पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिनमें पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होता है और इनमें कोई भी वर्क डन नहीं होता, इनकी वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी। ठीक है, तो जो वोल्टेज है वो तो हर जगह कांस्टेंट है, चेंज इन वोल्टेज जीरो है, तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, बहुत सारे चार्जेस हमारे पास हैं, तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी यानी कि जो वर्क डन हुआ है, तो वो वर्क डन या फिर जिसे हम एनर्जी कह सकते हैं वो इक्वल होता है के समीशन ऑफ Q1 Q2 बाय R12, या फिर आप Qij डिवाइडेड बाय Rij, जहाँ पर I इक्वल नहीं होना चाहिए J के, यानी कि अगर दो चार्जेस हैं तो Q1 Q2 उनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑफ डाइपोल, तो -Pe कोस थीटा, या फिर -Pe कोस थीटा 2 - थीटा 1, कितना चेंज हुआ है एंगल में वो भी आपको दिया जा सकता है, कितना एंगल था इतना एंगल हुआ, तो वहां पर आपको याद रखना है कि कोस थीटा 2 - थीटा 1 हमें करना है कि चेंज इन एंगल। इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है ε0 A/2,
डी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक को हम रखते हैं ताकि कैपेसिटेंस बढ़ सके। कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता है? जो फाइनल जो सी डैश यानी कि जो कैपेसिटेंस आफ्टर डाइइलेक्ट्रिक होगा वो सी इंटू में के होगा। के क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा किसके वजह से? डाइइलेक्ट्रिक की वजह से। अगर हम बात करें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, तो जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अगर यहाँ पर क्या है? सीरीज में है। अगर हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में इंक्रीज होता है कैपेसिटेंस। सी इक्विवेलेंट इक्वल होगा C1 प्लस C2 के। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ कहता है कि जितना भी वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट की। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो यहाँ पर कांस्टेंट लगता है R, तो V इक्वल हो जाएगा I R के। इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो VI ग्राफ कैसे बनता है? यहाँ पर V होता है, यहाँ पर I होता है, और स्ट्रेट ग्राफ और स्लोप बताता है हमें रेजिस्टेंस। उल्टा अगर हम करेंगे, I इधर रखेंगे और V एक्स एक्सिस पर रखेंगे, तो स्लोप क्या होगा? 1/r होगा। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इनसाइड अ कंडक्टर। जो भी उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्म जिसे हम VD से डिनोट करते हैं -e/τ/m, जिसका फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें मोबिलिटी, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो अगर हम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसे हम मोबिलिटी कहते हैं, यानी कि VD पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की, तो रजिस्टर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रजिस्टेंस जो टोटल होगा वो इंक्रीज होगा। यानी कि अगर हम बात करें सीरीज की, तो R इक्विवेलेंट इक्वल होगा R1 प्लस R2 प्लस RN तक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। R इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/डैश। ठीक है, इसके बाद किरचॉफ लॉ की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है, जिसे हम किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, लूप जंक्शन लॉ कहते हैं, तो वो कहता है कि द सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ये जंक्शन, यहाँ पर बहुत सारे करंट मिलते हैं, उसे जंक्शन कहते हैं। तो ये मान लेते हैं I1, I2, I3, और जो करंट जा रहा है I4, I5। तो इस किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल होगा I4 प्लस I5 के। अगर हम टोटल निकालें तो जो आउट गोइंग करंट है उसे हम माइनस साइन के साथ लेंगे, तो वो इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, यानी कि सबमिशन ऑफ करंट 0 होगा। किरचॉफ का सेकेंड लॉ, जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, लूप रूल भी जिसे हम कहते हैं, वो कहता है कि अगर क्लोज्ड सर्किट है तो उसमें टोटल पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसके बाद फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? ठीक है, तो वो होता है QVB साइन थीटा। QV क्रॉस BB हम इसे लिख सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए। इसके बाद बायोट-सवार्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोट-सवार्ट लॉ कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से कोई करंट एलिमेंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसे हम DB से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होगी μ0/4 IDL साइन थीटा बाय R²। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? बायोट-सवार्ट लॉ कहता है कि जो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इक्वल होगी μ0/4 IDL साइन थीटा बाय R² के। एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करें तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ BDL, इसे हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो इक्वल होता है μ0I के। यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो यहाँ पर कांस्टेंट लगता है μ0।
इसके बाद अगर हम बात करें फोर्स ऑन अ वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स वायर पर, यहाँ पर हमने बात की थी चार्ज पर, अगर वायर की बात करें तो जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा IL B साइन थीटा। ठीक है, डेरिवेशन मतलब जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज क्या होता है, फोर्स ऑन अ वायर क्या होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं अगर हम जहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वहाँ तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज बेस इज पावर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो रोटेट करती है, उस पर एक टॉर्क लगता है। जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है INBA साइन थीटा। ठीक है, बिना साइन थीटा से इसको आप याद रख सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर इसकी करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी कि यूनिट करंट 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब कि छोटे छोटे माइक्रो चेंजेस पर भी वो कितना इजीली हमें इफेक्टिव वैल्यू दे पा रहा है। ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। इसके बाद कुलोम्स एंड गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो जो कुलोम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है वैसा ही सिमिलर लॉ है मैग्नेटिज्म में भी, लेकिन यहाँ पर चार्जेस की जगह पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये दो मैग्नेट्स हैं, इसकी पोल स्ट्रेंथ Q m1 मान लेते हैं, इसकी Q m2 मान लेते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस R मान लेते हैं। तो जो ये कूलॉम फोर्स होगा वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इक्वल होगा K, यहाँ पर ये K दूसरा है, वो कूलॉम्स लॉ वाला नहीं है, K Qm1 Qm2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। ये Qm1 Qm2 क्या है, ये है पोल की स्ट्रेंथ। गॉसेस लॉ की बात करें तो गॉसेस लॉ क्या कहता था कि जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन यहाँ पर 0 होता है, क्योंकि फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है एक सरफेस से। अगर हम मैग्नेट की केस में बात करें तो एक क्लोज्ड सरफेस है, तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही है उतनी अंदर भी तो आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो 0 होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ टर्म्स की, जैसे कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की हम बात करें तो एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट, यानी कि किसी मटेरियल की एबिलिटी जिससे कि वो परमिट कर सके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने के लिए। वहीं अगर हम बात करें मैग्नेटिक इंटेंसिटी की तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है कि द डिग्री अप टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अलग है। इसके बाद फेराडेज लॉ और लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। फेराडे के दो लॉ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। फेराडे लॉ कहता है फर्स्ट लॉ कि अगर कोई क्लोज्ड सर्किट है तो उसमें जो फ्लक्स में चेंज होगा उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और सेकेंड लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो इक्वल होगा डी फाई बाई डी टी, यानी कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। यहाँ पर ये फ्लक्स कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कहाँ थे, फेराडेज लॉ। लेंज लॉ कहता है कि ये लेंज लॉ हमें डायरेक्शन बताता है ईएमएफ की, कि जो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेगा, यानी कि उसी कारण का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो ईएमएफ होगा वो माइनस डी फाई बाय डी टी होगा। यहाँ पर अभी इन्होंने डायरेक्शन नहीं दी, मोड हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब कैसे अपोज करेगा, तो जो हमारा मान लेते हैं ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये कोइल है, तो अगर नॉर्थ पोल को हम पास लाते हैं तो इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स, यानी कि इसका अपोज, तो इसका अपोज कैसे कर सकता है, नॉर्थ का अपोज कौन कर सकता है, नॉर्थ पोल कर सकता है, उसको रिपल करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और करंट नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कब करता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है। और जब ये मैग्नेट दूर जाने लगेगी
तो भी इसका अपोज करेगा, ना इसको जाने देगा ना इसको आने देगा। तो नॉर्थ पोल जा रहा है तो उसको अपोज करना है, यानी कि उसको अपनी तरफ खींचना, तो साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो इस तरीके से। इसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिव करंट और फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इनको देख लेना, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस भी एक बार देख लेना। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेट करंट क्या होती है, आई नॉट बाय √2, और वोल्टेज के केस में ये क्या है, आई आर एम एस, आई नॉट बाय √2, और वी आर एम एस की बात करें तो वी नॉट बाय √2 होती है, ठीक है। इसके बाद मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, जो एम्पियर लॉ है उसको मॉडिफाइड किया था मैक्सवेल ने। क्या मॉडिफाई किया था, एम्पियर लॉ कहता है, पहले तो मेन एम्पियर लॉ की बात करते हैं, वो कहता है कि बी डी एल इक्वल होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई के। लेकिन ये जो मॉडिफाइड लॉ है इसमें मैक्सवेल जी ने कहा कि यहाँ पर एक और करंट है, यानी कि जो म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, यानी कि अगर हम बात करें कैपेसिटर के केस में, तो यहाँ बाहर तो कंडक्शन करंट है, माना कि बाहर कंडक्शन, लेकिन यहाँ पर भी तो करंट निकल रहा है, तो बीच में कौन सा करंट है, तो वो उस करंट को मैक्सवेल जी ने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी, और जिसका फॉर्मूला होता है अपसाइलन नॉट डी फाई बाय डी टी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट इक्वल ही होते हैं। देखिए ये जो आई डी है अपसाइलन नॉट डी बाई डी टी, ऑफ फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉसेस लॉ, तो डी फाई बाई डी टी डी क्यू बाई डी टी हो गया, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, कंडक्शन करंट, तो सेम ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब मैक्सिमम मैंने देखा है एमसीक्यू में इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से बनती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है। अगर हम बात करें कुछ वेव्स की, तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, इसके अलावा एक्सरे और गामा रेज। तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है, यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है और फ्रेक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि रेडियो वेव की फ्रेक्वेंसी सबसे कम लेकिन वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और गामा रेस की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है लेकिन फ्रेक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इनके यूजेस और इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, सोर्सेस इनके पूछे जा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। पहले ऑप्टिक्स वाला पोर्शन देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। सेकेंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें ये सेकेंड लॉ तो सेम है कि एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में रहेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो इक्वल होगा कांस्टेंट के, और वो कांस्टेंट क्या होता है, म्यू, या फिर एन से भी इसे हम डिनोट कर सकते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद अगर हम बात करें TIR एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो इससे इनडायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमें पता है कि जब भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी मीडियम से, और मीडियम कौन सा होना चाहिए, डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट, रेयरर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो TIR होगा। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे तब जब जो एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो, यानी कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा एंगल अगर हम बढ़ाएंगे तो फिर रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन होगा, जिसे हम TIR कहते हैं। TIR की रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो मिराज, जो हमें क्या बोलते हैं उसको, मिराज मतलब जैसे हमें रेगिस्तान में वाटर दिखता है, या फिर रोड पे भी जब गर्मियों में हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसे लगता है जैसे पानी है। उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर्स और प्रिज्म, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, जहाँ पर जो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, TIR, यानी कि उनके कोर में जब लाइट एंटर करती है तो उस मल्टीपल TIR होते हैं, इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। इसके बाद प्रिज्म की अगर हम बात करें तो प्रिज्म फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म फॉर्मूला देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R होता है। और यहाँ पर प्रिज्म के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो वो इक्वल होता है A प्लस डेल एम बाई टू, और R की बात करें तो वो होता है A बाय टू। तो यहाँ से प्रिज्म फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ A प्लस डेल एम बाई टू, जहाँ पर A है एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल एम है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डिवाइडेड बाई साइन A बाई टू। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो TIR हो गया उसकी एप्लीकेशन, और प्रिज्म भी। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, तो जब भी हम रेयर से डेंसर में जाते हैं, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस के थ्रू या कॉनकेव सरफेस के थ्रू, तो क्या होगा, तो जो फॉर्मूला होगा जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो क्या होता है, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल होगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। अगर हम बात करें जब हम डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि म्यू टू की जगह म्यू वन आ जाएगा। तो म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू इक्वल हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही मत। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, कुछ कुछ टॉपिक्स तो आपको ऐसे कर लेने, जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं ना वो तो आपको पढ़ ही लेना है, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, लेकिन दिस टाइम यू हैव टू फोकस मोर ऑन रिविजन। ठीक है, ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने पे फोकस हमें इस समय नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर नहीं होगा, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो फोकस मोर ऑन रिवीजन, क्योंकि अब नई नई चीज़ें अब इस समय आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ इक्वल होता है n माइनस वन 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमें याद रखने। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, तो वहाँ पर R1 हमारा पॉजिटिव होगा और R2 नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय R1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाय प्लस 1 बाय R2। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो इस केस में R1 नेगेटिव हो जाएगा और R2 पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, वरना डायरेक्टली अगर रेडियस सेम है तो 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर कट हो गया तो फोकल लेंथ तो बची ही नहीं, पता चला। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनका मैग्निफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इसका मैग्निफिकेशन होता है 1 प्लस डी बाई एफ। अगर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तो उसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है, माइनस वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ। इसके बाद टेलीस्कोप की बात करें तो इसका मैग्निफिकेशन भी याद रखना है हमें। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, और यहाँ पर माइनस भी लगेगा। इसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये जो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है इसमें कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, MCQ बन सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आ सकते हैं। तो क्या है, फर्स्ट चीज, ये साइन कन्वेंशन हमें हमेशा याद रखना है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्लस माइनस के गड़बड़ हो गए तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें
एक केस बहुत इंपॉर्टेंट कि मीडियम चेंज होने पर क्या चेंज होता है। अगर हम लेंस की बात करें तो जब भी मीडियम चेंज होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी लेकिन पावर डिक्रीज होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें n1 अगर ज़्यादा है n2 से, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं हमने किसी लेंस को किसी मीडियम में रखा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.1 और जिस मीडियम में हमने रखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है 1.23 मान लेते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस वो डाइवर्जिंग बन जाएगा और डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज हमें याद रखनी है, कटिंग ऑफ लेंस से आ सकता है कि अगर आपने लेंस को कट किया तो दो तरीके से हम इसे कट कर सकते हैं, या तो हम इसे हॉरिजॉन्टली कट करेंगे या फिर वर्टिकली हम इसे कट करेंगे। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली इसको कट करते हैं तो फोकल लेंथ जो होगी, जो कट करने के बाद में और उससे पहले दोनों सेम रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम इसे वर्टिकली कट करते हैं तो जो बाद में फोकल लेंथ होगी एफ डैश वो 2 टाइम्स ऑफ एफ, यानी कि फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। पावर की बात करें तो वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ और पावर का अपोजिट कॉन्सेप्ट हमें पता ही है। इसके बाद रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन या फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन पूछा जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी एक बार पढ़ लेना। तो हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उनके लिए क्या केसेस होते हैं, क्या कंडीशन होती हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव की, तो इसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो 2n पाई होता है, फेज डिफरेंस यानी कि एंगल का डिफरेंस। डिस्ट्रक्टिव में अगर हम बात करें तो जो फेज डिफरेंस यानी एंगल का डिफरेंस होता है वो 2n-1 पाई होता है। यहाँ पर जो n है कंस्ट्रक्टिव के लिए वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 0 नहीं होता है। जो n है वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा। पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर n लेमडा रहेगा और यहाँ पर 2n-1/2 लेमडा रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस। पोजीशन जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमारी ब्राइट फ्रिंज है तो n लेमडा d/d पोजीशन रहेगी, और विड्थ की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगी, लेमडा d/d रहेगी। अगर एंगुलर विड्थ की बात करें थीटा तो वो लेमडा बाय डी रहेगी, ये वाला कैपिटल डी हट जाएगा। अगर डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो उनकी पोजीशन 2n-1/2 लेमडा d/d रहेगी। जो विड्थ होगी वो सेम रहेगी, लेमडा d/d, और एंगुलर विड्थ भी लेमडा बाय डी रहेगी। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, तो क्या बात कर लिया हमने, पोजीशन विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इंटरफेरेंस में। कंडीशन ऑफ फ्रिंजेस इन डिफ्रैक्शन, अगर डिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि डिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा। तो डिफ्रैक्शन में जो कंडीशन होती है इनकी पाथ डिफरेंस, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए अगर हम बात करें और डार्क के लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो n लेमडा रहेगा, ब्राइट के लिए 2n+1/2 लेमडा रहेगा। याद रखने वाली चीज है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करें इंटरफेरेंस पैटर्न में जहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही थी तो पाथ डिफरेंस n लेमडा था, यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस जहाँ मिल रही है वहाँ n लेमडा पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, कंडीशन ऑफ फ्रिंजेस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। पोजीशन की अगर हम बात करें एक्स की तो डार्क के लिए क्या होगी, पहले आप डार्क के लिए तो इस यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव था वही उस सिमिलर पैटर्न यहाँ पर डार्क के लिए रहेगा, अपोजिट केस हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, पोजीशन क्या रहेगी एक्स 2n+1/2 लेमडा d/d, यहाँ पर क्या रहेगा n लेमडा d/d रहेगा। इसके बाद पोजीशन एंड विड्थ, विड्थ तो सेम ही रहेगी, लेमडा d/d, इस d की जगह कई बार स्मॉल a भी लिख सकते हैं हम।
कंफ्यूज नहीं होना है। तो पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ये हो गया। इसके बाद इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे बच्चे स्किप कर देते हैं कि चलो फॉर्मूले सारे पढ़ लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए, लेकिन 2 पैटर्न तो याद ही नहीं किए। अगर हम बात करें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसमें, इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस में सभी की इंटेंसिटी, जितने भी ब्राइट हैं सभी की इंटेंसिटी सेम होगी, जितने भी डार्क हैं सभी की इंटेंसिटी सेम होगी। डार्क कहाँ मिलता है हमें, इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंजेस कहाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती है गाइस बताइए जरूर, 2n-1/2 लेमडा पर। तो अगर 1 रखेंगे तो 1/2 लेमडा, लेमडा/2, 3 लेमडा/2 एन ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। अगर हम बात करें डिफ्रैक्शन की, ये तो इंटरफेरेंस के लिए, अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो वहाँ पर इंटेंसिटी चेंज होती है, क्योंकि सेंटर में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, फिर उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डार्क फ्रिंजेस, जिसे मिनिमा हम जिसे कहते हैं, तो वो जहाँ पर मिलता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है n लेमडा, तो यहाँ पर लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पर माइनस लेमडा, -2 लेमडा, इस तरह से चलता रहेगा। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे कितने रे और वेव कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद बचे हुए चैप्टर देखते हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है ड्यूअल नेचर, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राफ, जैसे कि इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ। तो यहाँ पर हम फटाफट बना के देख लेते हैं। ये हमारी इंटेंसिटी है और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इंटेंसिटी होती है उसे बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, ये सिंपल सा ग्राफ है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी वर्सेस करंट की हम बात करें, तो जो करंट होगा, करंट की हम बात करें तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी तक तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उसके बाद फिर एकदम से करंट बढ़ेगा और सेचुरेशन करंट आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट करंट पर नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज वर्सेस करंट की हम बात करें तो ये इसमें 2 केस आते हैं, जब इंटेंसिटी सेम हो और जब फ्रिक्वेंसी सेम हो। तो जब फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो बैरियर पोटेंशियल भी सेम रहेगा, ठीक है, और करंट डिफरेंट होगा। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी तो करंट तो सेम रहेगा, क्योंकि करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। इसके बाद आइंस्टाइन की इक्वेशन की अगर हम बात करें कि जो एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। इसके ग्राफ होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी को हम E माइनस वर्क फंक्शन लिख के उनकी वैल्यू पुट करके इससे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इज mx प्लस c की मदद से। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डी ब्रोगली वेवलेंथ h/p, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में याद रखने हैं जो सीरीज होती हैं उनके नाम, जैसे कि लाइमन, बाल्मर, पास्चन, उसके अलावा ब्रैकेट, उसके अलावा पीफन और हम्स फ्री भी होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें कौन सी रेज होती हैं, जैसे कि यूवी, विजिबल, इंफ्रा, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो चैप्टर्स हैं पूरे ही, इनको आप पढ़ लीजिए, बहुत छोटे 10-20 मिनट के चैप्टर हैं, आराम से हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, एक्स्ट्रा फिक्स है कि कहाँ से सवाल आता है। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग और रेक्टिफायर, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरी बुक कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कंपेयर दूसरों से कभी खुद को मत कीजिए कि उसके इतने ज़्यादा मार्क्स आए, मेरे इतने कम आए। कंपेयर योर सेल्फ विथ हु यू वर यस्टरडे। अगर आपने पिछली बार 60 मार्क्स स्कोर किए थे तो योर एम शुड बी कि आई विल स्कोर मोर देन 60। ये नहीं कि हमें दूसरों से ज़्यादा स्कोर करने हैं, ठीक है। तो यू आर योर ओनली कंपटीशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।